हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, यानी विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की गई है यूएई में। कहाँ पर? यूएई में। ये देख लीजिए आप, पहले ये देख लीजिए आप, ये है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, यूएई में लॉन्च की गई। पीछे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख पा रहे हैं, दुबई में लॉन्च की गई है ये फ्लाइंग बोट। नाम क्या है? दी जेट। क्या नाम है? दी जेट। तो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? दुबई में लॉन्च की गई है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दुबई में लॉन्च की गई है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट। इसको बनाया किसने है? स्विट्जरलैंड का एक स्टार्टअप है, उसने बनाया है, उसका नाम है दी जेट जीरो एमिशन। हालांकि इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा यूएई स्थित जेनिथ मरीन सर्विसेज द्वारा। तो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली फ्लाइंग बोट, उसका नाम क्या है? दी जेट। दुबई में लॉन्च की गई है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर। 8 से 12 पैसेंजर इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दी जेट दुबई में लॉन्च की गई है। बात कर लेते हैं दुबई की। तो दुबई कहाँ पे है? यूएई में। यूएई किसकी कैपिटल है? यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? यूएई का दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान में एक चिरू करके एक्सरसाइज चल रही है, मरी आर्मी नेवी एक्सरसाइज है चिरू। चाइना, ईरान, रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है? तो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है पिंग एन इंश्योरेंस। क्या? पिंग एन इंश्योरेंस। चाइनीज इंश्योरेंस ब्रांड है। न्यूज़ क्या है? देखिए, ब्रांड फिनांस लंदन की एक फर्म है। इसने हाल ही में विश्व के जितने भी बेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड हैं उनकी लिस्ट जारी की है, जिसमें एलआईसी 10th प्लेस पे आया है। एलआईसी की मार्केट वैल्यू है $8.65 बिलियन। कितना? $8.65 बिलियन। ये एलआईसी की टोटल वैल्यू है। टॉप 10 लिस्ट की बात की जाए जो कि ब्रांड फिनांस द्वारा जारी की गई है, इसमें 5 तो चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी है। टॉप भी चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी ने ही किया है, पिंग एन इंश्योरेंस, जो कि चाइना की है, याद रखिएगा, पिंग एन इंश्योरेंस। एलआईसी की रैंक क्या आई है? पूरे विश्व में जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी बात की अगर की जाए तो एलआईसी की रैंक 206 आई है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी 10th प्लेस पे रहा है, याद रखिएगा। एलआईसी की बात कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है आपके M.R. कुमार। कौन है? M.R. कुमार, इतना याद रखिएगा। बाकी ब्रांड फिनांस की ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। इसमें पिंग एन जो है टॉप कर रही है इंश्योरेंस कंपनी के मामले में, और एलआईसी है 10th प्लेस पे। ब्रांड फिनांस लंदन की एक फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, इसकी इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, इसकी इनिशियल कैपिटल होगी 5000 करोड़। कितनी? 5000 करोड़। देखिए, इंडिया में जो इतनी भी बेकार पड़ी लैंड हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए आपका नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होंगी उनकी नॉन कोर एसेट्स या फिर कोर एसेट्स, उनको मोनेटाइज करने के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है। इसकी इनिशियल कैपिटल होगी 5000 करोड़। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में कहा गया है कि लगभग इंडिया की 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। इसको अगले 4 वर्षों में 2021-22 से 24-25 तक क्या कर दिया जाएगा? मोनेटाइज कर दिया जाएगा, चाहे वो कोर एसेट्स हों या फिर नॉन कोर। कोर एसेट्स जैसे डिफेंस हुआ, बहुत सीक्रेट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नॉन कोर एसेट्स हैं जैसे रेलवे वगैरह का हुआ ये। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन 5000 करोड़ का बना है। अच्छा, याद रखिएगा इसमें एक चीज़, जो मोनेटाइजेशन है कोर एसेट्स का, इसको नीति आयोग देखेगा। कोर एसेट्स का मोनेटाइजेशन नीति आयोग देखेगा, जबकि नॉन कोर एसेट्स का दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरग्या फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है? तो तुरग्या फेस्टिवल मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये देख लीजिए, 3 दिनों से चलेगा तुरग्या फेस्टिवल। जो मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी है, मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी, वो तुरग्या फेस्टिवल मनाती है तवांग मोनेस्ट्री में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती है मोनेस्ट्री, वहीं पर आपका तुरग्या फेस्टिवल मनाया जाता है मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी
ये शा ना चम एक रिचुअल परफॉर्मेंस है, वो बात अलग है। हाँ ये देख लीजिए डंग्युआर तोरग्या फेस्टिवल, ये क्या करता है, लगातार तीसरे साल हुआ है। ये डंग्युआर फेस्टिवल क्या होता है, जो दलाई लामा है उनकी ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। तोरग्या फेस्टिवल हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा तवांग मोनेस्ट्री में। ये है आपका मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है, ईटानगर, आपको पता ही है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। गवर्नर कौन है, बी डी मिश्रा। इंडिया में हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व वाला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, पक्के टाइगर रिजर्व, यहीं पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया द्वारा कब तक अचीव कर लिया जाएगा। तो ग्लोबल नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया 2070 में अचीव कर लेगी। चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो हमारा बजट आया है उसमें ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है। कहा गया है ऐसे प्रोजेक्ट जिनका इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनके लिए ग्रीन बॉन्ड द्वारा जो है कर्ज इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड एक तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे, ये जारी किए जाएंगे और इनसे लोन लिया जाएगा। और लोन लेने के बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगे उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इंडिया का टारगेट था 2022 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके लिए आपको ग्रीन बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे। इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस साल के लिए वो 35.4% अधिक है। कितना है, 7.5 लाख करोड़ के आसपास, तो 35.4 करोड़ अधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील द्वारा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को कितने रुपए में एक्वायर किया गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ये पीएसयू है, इसको खरीद लिया है टाटा स्टील ने 12,100 करोड़ में। तो चंद दिनों में ये दूसरी पीएसयू है एयर इंडिया के बाद। एयर इंडिया तो खैर फर्म थी, एयर इंडिया के बाद अब नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसको भी टाटा ने खरीद लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील को बेच दिया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड 12,100 करोड़ में खरीदी गई है। ये पहला प्राइवेटाइजेशन का केस है, यानी पहली बार कोई पब्लिक सेक्टर की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पूरी तरह से प्राइवेटाइज की जा रही है। एविएशन सेक्टर की कौन सी, एयर इंडिया, और स्टील सेक्टर की कौन सी है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। 12,100 करोड़ में इसको खरीदा जा रहा है। इस पर लगभग 6,600 करोड़ का तो कर्ज ही है। तो जो 12,100 करोड़ मिलेगा, देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। तो टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को खरीद लिया, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं। तो कल आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे था, तब मैंने आपको बताया था 48 रामसर साइट हैं। हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऐड की हैं, तो 49 हो गई है। 47 48 रिसेंटली ऐड की गई है वर्ल्ड वेटलैंड डे वाले दिन। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया गया, क्यों, क्योंकि 2 फरवरी को 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान में, इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 नई रामसर साइट ऐड की हैं। पहली है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है, दूसरी है खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है। ये इंडिया की 48th और 49th रामसर साइट हैं। इससे पहले 47th वाली हैदरपुर थी जो कि यूपी में थी। अब बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड कौन सी है। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गोरखपुर में। इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है, याद रखिएगा। उसके अलावा खिजादिया बर्ड सेंचुरी, यह कहाँ है, जामनगर गुजरात में। जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पर है खिजादिया बर्ड सेंचुरी। तो याद रखिएगा 1997 में आपका पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इंडिया में इसमें 49 वेटलैंड साइट हैं। सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट कहाँ है, रामसर साइट कहाँ है, यूपी में है। अच्छा एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुजरात में। इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा। इंडिया की लॉन्गेस्ट वेम्बनाड लेक केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ, ये मेरे 2008 में लॉन्च हुआ, ये देख लीजिए आप। चर्चा में ये क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम ला रही है। एक देश एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरे देश में लागू होगा। तो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा जो 3C फॉर्मूला पर काम करेगा। 3C मतलब सेंट्रल ऑफ रिकॉर्ड, कन्वीनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसके तहत कितने नंबर की एक डिजिट आईडी आपको मिलेगी, 14
नंबर की एक आईडी आपको लैंड के लिए दी जाएगी। आपकी लैंड का जो डाटा होगा उसमें 14 डिजिट की आईडी दी जाएगी, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत। इंडिया द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पहले से ही रन किया रहा है। इस प्रोग्राम में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90% जो लैंड रिकॉर्ड है उनको डिजिटाइज कर दिया है। याद रखिएगा, ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये पहले से शुरू हो रखा है। 2008 में नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आया था, जिसमें से 24 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ लैंड रिकॉर्ड को 100% डिजिटलाइज कर लिया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। देखिए कुछ समय पहले सेवा पोर्टल लॉन्च किया था, सेवा पोर्टल 2.0। अब आंध्र प्रदेश ने क्लैप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। क्लैप मतलब क्लीन आंध्र प्रदेश। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्वच्छता संकल्प प्रोग्राम, जिसका नाम है क्लैप प्रोग्राम, लॉन्च किया है। तो ODF प्लस विलेज बनाने हैं, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना है, तो रूरल एरियाज पर फोकस किया जाएगा क्लैप प्रोग्राम के तहत। याद रखिएगा, क्लीनिंग आंध्र प्रदेश प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती। करेंसी में बोल गया। चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पर पुलिकट लेक है, ठीक है। 99% एरिया जो है लगभग आंध्र प्रदेश में आता है, 97%, और 3% आता है आपका तमिलनाडु में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसके नए डायरेक्टर बने हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। कौन? GA श्रीनिवास मूर्ति। यहाँ पर देख लीजिए आप पहले इनको, ये हैं आपके GA श्रीनिवास मूर्ति। ये क्या बने हैं? ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर बने हैं। तो नाम रखिएगा GA श्रीनिवास मूर्ति, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के क्या बने हैं? डायरेक्टर बने हैं। अच्छा, GA श्रीनिवास मूर्ति ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है आपका दशरथ राम को। किसको? दशरथ राम को। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, GA श्रीनिवास मूर्ति ने दशरथ राम को रिप्लेस किया है। DRDO की ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, कहाँ पर? हैदराबाद में। अब GA श्रीनिवास मूर्ति उसके डायरेक्टर होंगे। आप देख लीजिए 1961 में DRDL की स्थापना हुई थी, हैदराबाद में है। अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थित है, इतना याद रखिएगा, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। GA श्रीनिवास मूर्ति DRDL के हेड बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो कुछ दिन पहले नॉमिनेशन हो गया था मनोज पांडे जी का। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये वो मनोज पांडे नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये बने हैं आपके इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अब CP मोहिंती को रिप्लेस कर देंगे, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बन गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, याद रखिएगा अभी तक। अब ईस्टर्न आर्मी कमांडर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल RP कलीता। ये ईस्टर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर मतलब कि हेड बने हैं, जो कि कोलकाता में है। तो याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी वाइस चीफ बने हैं। इंडियन आर्मी की बात करें, 1 अप्रैल 1885 को स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। 28th आर्मी चीफ कौन है? 28वें आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे। और हाल ही में वाइस आर्मी चीफ कौन बने हैं? मनोज पांडे जी, कैप्टन मनोज, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ 2006, ये बुक किसने लिखी है? द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की बुक है, इसकी आकाश कंसल की। तो पहली बार सीजन बुक जारी की गई है, द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की बुक है। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की बुक है, बस इतना याद रखिएगा, और कुछ मेरे ख्याल से जानने की जरूरत नहीं। ये लॉन्चिंग इवेंट हो रहा था IIT कानपुर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहीं पर लॉन्च की है द क्लास ऑफ 2006। 18 एपिसोड हैं इसमें कॉलेजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का जो लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड है, उसके लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? तो लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। ये होती है किस्मत, जब तक आपको कोई नहीं जानता है तब तक नहीं जानता है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन जान जाएगा। तो साइलेंटली काम करें, किसको बताने नहीं दें। नीरज चोपड़ा को मैं नहीं जानता था, मैं आपसे बोलूँगा, लेकिन जिस दिन से गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, पूरी दुनिया इनको जानती है, मैं क्या। तो नीरज चोपड़ा जी को लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए चुना गया है। लेकिन ये एकमात्र नहीं है, टोटल 6 लोग हैं जिनको 2022 में लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए चुना गया है। तो नीरज चोपड़ा के लिए पहले भारतीय हैं जिनको लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए चुना गया है? नहीं, ये तीसरे भारतीय हैं जिनको लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। सबसे पहले विनेश फोगाट को, फिर सचिन तेंदुलकर को, अब नीरज चोपड़ा को लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए चुना गया है।
लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू अवार्ड 1999 में स्थापना हुई थी और 2000 से दिए जा रहे हैं लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब मनाया गया? तो 2010 में मनाया गया पहला वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। तो 1 फरवरी से शुरू हो गया है आपका वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको मनाया जा रहा है। पहली बार जो जॉर्डन के किंग थे HM अब्दुल्ला, उनके द्वारा कहा गया था कि आपको एक वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाना चाहिए फरवरी में। पर्पस क्या है? लोगों के बीच इंसानियत को बढ़ावा देना, इंसानियत भाईचारे को। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक शुरू कर दिया गया 1 फरवरी को। यूनाइटेड नेशन की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? उससे पहले 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट वही होते हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, जैसे चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस और US। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमिताभ दयाल हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? अमिताभ दयाल जी ये बिलोंग करते थे छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। तो ये देख लीजिए आप, ये हैं आपके अमिताभ दयाल, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। यहाँ से छत्तीसगढ़ से, नाम याद रखिएगा। ये फिल्म मेकर थे अमिताभ दयाल, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। अमिताभ दयाल छत्तीसगढ़ से थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।